आज हम लोग डिटर्मिनेंट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ऐसा है बाबू कि डिटर्मिनेंट में चैप्टर तो क्लोज़ हो गया है हम लोगों का, लेकिन चैप्टर के अतिरिक्त और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। और वो क्वेश्चंस जिसको हम लोग बोलते हैं ना, अक्सर हम लोग एक बोलते हैं वो विविध वाला सेक्शन। तो हम सोचे कि क्यों ना विविध का यहीं पर कॉन्सेप्ट ख़त्म किया जाए। कारण ये है बताने के पीछे, अभी हम सोचे थे कि इसका एक दिन का क्लास भी चले, लेकिन कारण ये है बाबू कि हम लोग जो ऑब्जेक्टिव्स तुम लोग क्वेश्चन भेजे हो, उस ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन में हम अक्सर का देख रहे हैं कि आप लोग एक टर्म यूज़ किए हैं जिसका नाम है रिथमेटिक प्रोग्रेशन। रिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी इस्तेमाल आप लोग किए हैं इसमें और डिटर्मिनेंट के सेक्शन में। तो हम लोगों को वो थोड़ा समझना होगा कि रिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है और उसके पूरे के पूरे लॉजिक को जानेंगे, है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें दिमाग ख़राब करने वाली बात नहीं है। ज़रूरी बात यह है बाबू कि इसमें 3 जो इसका अध्याय है, इस अध्याय से जो क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन अक्सर लॉन्ग में पूछा जाता है। जो विविध वाला में है लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग को डील करना पड़ेगा थोड़ा। तो उसका हम लोग सोचे कि एक दिन हम काहे इसका बर्बाद करें, एक दिन एक्स्ट्रा काहे कहीं और किया जाए, तो उसको हम यहीं पर अभी क्लियर करेंगे। तो हम देखेंगे अभी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे, हम उतने ही क्वेश्चन को बात करेंगे। शॉर्ट लिस्टेड रहेगा, जो शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके बुक के एग्जाम्पल से बिलोंग कर रहे होंगे, बुक का एग्जाम्पल भी हम लोग रखेंगे कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस हम रखेंगे जो बुक के विविध वाले सेक्शन से होगा, बुक के विविध वाले क्वेश्चन सेक्शन से होगा। इसलिए बाबू ज़रूरी होगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन छूटने ना पाए। और बाद में पढ़ने का कोई फिर ये नहीं होता। हम प्रीवियस ईयर में ये काम किए थे कि बाद में फिर 1-2 क्वेश्चन बता रहे थे। हम इस बार नहीं चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो, इस बार कंटिन्यूटी ही बना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो चलो शुरू किया जाए। हम लोग 1 बाय 1 जितना क्वेश्चन हम बताएंगे आप इसको अपने फेयर कॉपी में नोट करेंगे समझने के साथ ही। और अगर कोई भी दिक्कत लगेगा तो तुम उसको कमेंट से बेटर रहेगा बाबू कि क्लास में इसको हम लोग डिस्कस कर लें। हालांकि हम ऐसा कोई गुंजाइश नहीं छोड़ने वाले हैं कि तुमको फिर से दोबारा वो पूछना पड़ जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन का एड्रेस हम आपको यहाँ पे दे दिए हैं कि अगर आपको रेफरेंस लेना हो कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से है तो वो तुम देख सकते हो कि एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 30 पेज नंबर 149 से है। हिंदी मीडियम के बुक में ये आपको मिलेगा इस प्रकार से। डिटर्मिनेंट ये दिया हुआ वैल्यू, और इसको बनाने के लिए प्रश्न है कि यदि ABC धनात्मक पूर्णांक हो, ABC कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और भिन्न है, अलग अलग है, तो दिखलाना है हमको कि डिटर्मिनेंट ABC का जो मान होगा, इसका मान जो होगा, मान जो वैल्यू है वो ऋणात्मक होगा। मान कैसा होगा? ऋणात्मक। देखो ये क्या होगा नहीं होगा वो उसका हमको कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। कारण क्या है? कारण ये है बाबू कि अगर इसका मान, अगर ये जो डेट है, ये डिटर्मिनेंट जो है, इसका मान अगर ऋणात्मक होना है तो हमको थोड़ी ना इस पर ध्यान रखना है कि इसका मान ऋणात्मक हमको लाना है। ऐसा थोड़ी ना प्रश्न बोला है। वो ये कह रहा है कि इसका मान ऋणात्मक होगा, आप शो करें। कहने का उसका ये मतलब होगा कि आप इसको हल करें। समझ रहे हैं बात को? तो कैसे हल करेंगे? अगर हम डिटर्मिनेंट के सारे फॉर्म को अगर फॉलो करें, जो भी इसका तरीका बताया गया है हम लोगों को, तो तुम जानते हैं डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इस वाले में अगर ऐसे हम जोड़ते चले जाएं, देखो ABC, ऊपर वाले में देखो ABC, यहाँ वाले में देखो ABC, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले वाली पंक्ति में क्या करना है? पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा कर देना है, कह सकते हैं। तो हमको रिज़ल्ट क्या मिलेगा? हमको रिज़ल्ट मिलेगा ऊपर वाले में देखो A प्लस B प्लस C, इधर वाले में मिलेगा B प्लस C प्लस A, फिर हमको मिलेगा C प्लस A प्लस B, और नीचे तो भाई जैसे है B है एंड C है। अब बाद में ये मत बोलना कि वही भूल गए हो, डिटर्मिनेंट बनाना भूल गए, तो फिर तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, है ना। ये देखिए रिजल्ट आ गया ना। अब तुम देखोगे कि बाबू कि यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C है, यहाँ भी B प्लस C प्लस A है, और यहाँ भी C प्लस A प्लस B है, यानी कि ये भी A प्लस B प्लस C है, सेकंड वाला भी और थर्ड वाला भी। तो तुम इन सभी से बाबू डिटर्मिनेंट में क्या कर सकते हो? A प्लस, इसमें है ना इसके प्रॉपर्टी में है ना ये बात कि आप इसके एक रो या एक कॉलम से निकाल सकते हो। तो ये मिलेगा 1B एंड C, यहाँ मिलेगा 1C एंड A, यहाँ मिलेगा 1A एंड B। अब हमको नहीं लगता ज़्यादा बताने की आवश्यकता है। फिर तुम इस वे से इसको घटा सकते हो और इसमें से इसको घटा सकते हो, सही है ना। अब वो वाला गलती मत कर देना, फिर जब घटाने के बाद जब ये बचेगा तो इसको इसमें से घटा के इसको भी ज़ीरो करना चाहोगे। जब इसको इसमें घटा दोगे तो ये ऑलरेडी नील हो चुका है, फिर इसको इससे घटाओगे तो ये ऑलरेडी नील हो चुका है। अब बाद में पता चलेगा कि भाई नहीं सर C3 में C1 घटा रहे हैं तब भी रिजल्ट आएगा। नहीं, ऐसा नहीं आएगा, गलत हो जाना है फिर, ठीक है ना। अब देखिए इसको ध्यान से बाबू।
तो अब अगर ऐसा तुम इसको हल, अब हम बताएंगे नहीं आगे, अब इसमें कुछ बताने लायक बचा ही नहीं है। अब तुमको ये सिंपल सा बनाना होगा। अब बनाने के बाद क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है। हल करोगे जब इसको तुम हल करोगे तो जो भी तुमको वैल्यू आ जाए, जो भी रिजल्ट आए, उसके आगे तुम देखोगे माइनस लगा हुआ होगा और हम क्या लिखेंगे लास्ट में, हेंस प्रूव्ड। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमको बस इसको हल करना है। हम अभी शुरू में क्या बोला कि ये जो कह रहा है ना कि का मान ऋणात्मक होगा, उस पर तुमको ध्यान नहीं देना है कि ऋणात्मक लाना है, नहीं, बेवकूफ़ी वाली बात है। ऋणात्मक हम कहाँ से लाएंगे? हम ध्यान रखेंगे इसको कि केवल और केवल हल करने पर हमको ऋणात्मक से कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लाने से मतलब है। क्लियर हुआ बात? ठीक है, ये हुआ मेरा पहला क्वेश्चन जो हम इसको इंपॉर्टेंट श्रेणी में अक्सर रख देते हैं। मतलब कभी सेट दिया या कभी क्वेश्चन डील करने देते हैं तो अक्सर बाबू ये सब क्वेश्चन हम दे देते हैं, इसलिए आप भी इसको अपने नोट्स में ध्यान से इसको बनाएंगे। ओके, ये तो पहला क्वेश्चन हुआ, हम पॉज कर रहे हैं। ओके, अच्छा, एक छोटा सा बात और है बाबू कि अगर तुम चाहो तो हम जो यहाँ पर ये यूज़ किए हैं R1 = R1 + R2 + R3, तुम्हारी किताब में इसको बनाया है C1 = C1 R, पहले वाली पंक्ति में जोड़ है ना, C1 = C1 + C2 + C3, यानी पहले वाले स्तंभ में ये तीनों को ऐसे जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है, तो इसका भी रिजल्ट वही मिलेगा बाबू। तुम देखो यहाँ रेड से बना रहे हैं, A + B + C हो जाएगा, नीचे वाला इस तरफ वाला हो जाएगा B + C + A हो जाएगा, इस तरफ वाला बाबू C + A + B हो जाएगा। सेकंड कॉलम वैसे ही रहेगा B, C एंड A के रूप में। थर्ड वाला कॉलम जो है बाबू वो C, A, B के फॉर्म में रह ही जाएगा। और उसके बाद फिर से वहीं हम आएंगे बाबू, फिर से क्या करना है, इस वाले से पूरा का पूरा कॉमन निकाल लेंगे। क्यों कॉमन निकलेगा? क्योंकि देखो ये भी A + B + C है, ये भी A + B + C है, ये भी A + B + C है, तो फिर से तुम वही A + B + C कॉमन निकाल लोगे तो इधर फिर से 1 1 1, यहाँ B C A और यहाँ C A B निकल जाएगा। फिर से आ गया ना 1 1 1। फिर तुम क्या करोगे, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को घटाने पर, दूसरी पंक्ति में पहली तीसरी पंक्ति को घटाने पर, इस प्रकार से 2 को 0 0 हो जाएगा और तब तुम 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे और रिज़ल्ट तुम्हारा फिर से हम जैसा कि कहे हैं आगे में माइनस लगा हुआ आएगा और तुम उसको बनाओगे। मेरी बात को ध्यान रखो। अब तुम ये समझोगे बाबू कि हम एक एक क्वेश्चन को बताएंगे यहाँ पर, तो बाबू ये बेवकूफ़ी वाली बात होगी, क्योंकि अब इसमें बताने लायक जैसा क्या है, क्या हम इसमें बताएं, बताओ, ठीक है ना। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। चलो ठीक है, अगर तुम ध्यान दे सको तो इस प्रश्न को देखो, ये भी तुम्हारे किताब से ही, उदाहरण संख्या 31 है, पेज नंबर ये 149 को बता रहा है, NCERT से ही है। और प्रश्न है, यदि ABC समांतर श्रेणी में हो तो अगर बाबू ABC समांतर, मत देखो क्वेश्चन को, इसको मत देखो, जितना हम बोल रहे उतना ध्यान रखो। क्लास 10th में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े हैं ना, ठीक है। और 3 नंबर, अगर 3 नंबर हो, कोई भी 3 इंटीजर है, उन 3 को के लिए अगर वो तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो क्या उनका सिस्टम कैसे वर्क करता है? अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उनका सिस्टम कैसे वर्क करता है? उनका सिस्टम वर्क करता है, पहला को तीसरा से जोड़िए और भाग दीजिए ताकि बीच वाला पद मिल जाए, यही होता है ना, यही तो बताता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, सही है ना। तो अगर ऐसा है बाबू, तो हम अगर सिर्फ इस ग्रीन वाले को ही, ध्यान से देखना, सिर्फ ग्रीन वाला पोर्शन किताब क्वेश्चन को अभी मत देखना जो हम रेड से लिखे हैं, तुम बस सिस्टम देखो कि सिस्टम क्या बता रहा है। ये सिस्टम कह रहा है कि अगर कोई भी 3 नंबर A, B, C अगर इसमें हो, समांतर श्रेणी में हो, तो पहला और तीसरा का योगफल में 2 से अगर हम भाग लगा दें तो क्या बीच वाला पद मिलेगा? तो जवाब होगा हाँ, मिल जाएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, A + C = 2B, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको नॉर्मलाइज करें, इधर 0 करना चाहें, क्योंकि कोई भी डिटर्मिनेंट हो, मैट्रिक्स हो, कोई सा भी पद बड़ा ही आसान हो जाता है अगर उसके पद 0 हो जाए। अभी भी हम इस पर मैथ लेकर के नहीं आ रहे हैं, हम तुमको बस एक लॉजिक बताना चाह रहे हैं, ध्यान रखने के लिए बोल रहे हैं कि क्या हो सकता है इसमें। तो अगर हम इसको ऐसा लिखें कि A + C - 2B, तो क्या रिजल्ट बन जाएगा 0 के इक्विवेलेंट? कैसे बनेगा 0 के इक्विवेलेंट? 2B को इधर ले आया,
ऐसा हो सकता है ना। इसी ए बी के लिए बोल रहा बाबू, ये वाला ए, ये वाला बी और ये वाला सी, ये जो ए बी सी हैं वो किस में है, रिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर वो रिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इस वाले ए, इस वाले सी का योगफल को 2 से भाग लगा देंगे तो बीच का क्या मिल जाएगा, बी वैल्यू मिल जाएगा। उस सिस्टम को हम बोल रहे हैं कि चलो हम इस सिस्टम को समेट करके देखते हैं किस रूप में, a प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू बी, हेंस a प्लस सी बराबर 2b। सही है। अब देखो यहाँ पर आराम से, अगर a प्लस सी और इस 2b को इधर ले आएंगे तो माइनस का 2b बराबर 0 हो जाएगा। अब बताओ a जो है, ये जो a तुम देख रहे हो, ये a तुम्हारे किस खंड में है, तो तुम वो साफ साफ देख सकते हो वो तुम्हारे R1 में है। अच्छा, c तुम्हारे किस खंड में है, तो c तुम बोलोगे कि सर ये तो तीसरे वाले में है, हम बोलेंगे ठीक है -2। b तुम्हारे किस खंड में बैठा हुआ है, तुम बोलोगे सर ये दूसरे वाले में है, बराबर 0 हो सकता है, बराबर 0 हो सकता है। यानी अगर हम 0 करना चाहें, अगर हम 0 करना चाहें तो क्या करना होगा, पहली पंक्ति में तीसरी पंक्ति को जोड़ देना है और उनके योगफल में दूसरी पंक्ति का 2 गुना घटा देना है। अब तुम इसको ऐसे चाहो तो रटो, कि पहली पंक्ति जब हमको रिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेगा तब हम पहली पंक्ति में तीसरी पंक्ति को जोड़ेंगे और दूसरी पंक्ति का 2 गुना घटाएंगे। या फिर तुम उसको क्या ले सकते हो, बिकॉज ये रिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो a और c का योगफल होगा, 2 से डिवाइड लगाएंगे तो बीच वाला पद मिल जाएगा। उसको हम थोड़ा सा नॉर्मल कर देंगे, जब नॉर्मल करेंगे तो रिजल्ट तुम्हारे सामने है। अब इस चीज़ को हम अपने मैथ में अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, देखो क्या हम भी लिखेंगे कि पहली पंक्ति में हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा हमको थिकनेस करना होगा, इंक बहुत छोटा और पतला भी हो गया है। ठीक है, पहले पंक्ति में क्या करना होगा हमको, तो पहले पंक्ति में जैसा कि हमको ये सिस्टम मिला है, कि पहली पंक्ति में हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति और तीसरी को जोड़ेंगे और दूसरी का 2 गुना घटाएंगे। क्यों किया गया ये काम, ये काम इसलिए किया गया ताकि रिजल्ट क्या हो जाए, 0। किसका रिजल्ट 0 हो जाए, जो इनके सामने लिखा जाएगा। तो इनके सामने कौन लिखा गया है, R1 लिखा गया है, तो वैल्यू क्या बनाएगा, वो 0। अब तुम डिटर्मिनेंट में चेक कर लो, ये पहली पंक्ति 2y + 4, उसमें तीसरी पंक्ति को जोड़ेंगे वो है 4y + 6, उसमें 2 गुना दूसरी पंक्ति का घटा देंगे, दैट इज़ 6y + 10। सही है। यहाँ भी देखो, पहली पंक्ति 5y + 7, तीसरी पंक्ति 7y + 9 और उसमें घटा देंगे 6 दूना 6 दूना 12 + 8 दूना 16। अगर कैलकुलेशन में मेरा कोई गड़बड़ हुआ हो तो वो तुम देख लेना। यहाँ भी वही काम करेंगे बाबू। 1 मिनट थोड़ा सा हमको इसको रफ करने दो, इसको सा क्लियर कर देंगे ना, जगह नहीं है, फिर तुम बोलोगे दिखा नहीं, ये वो दिस दैट। हम एक्सक्यूज़ सुनना पसंद नहीं करते हैं बाबू। चलिए तीसरा ये हो गया 8y + a पहली, प्लस तीसरी वो है क्या, 10y + c माइनस 2 गुने दूसरी, दैट इज़ 18y + 2b। रामनवमी है ना, इतना यहाँ पर बज रहा है ना कि आवाज़ भी लगता है कि मेरा सही से वहाँ तक नहीं जाएगा, इसलिए हम थोड़ा चिल्ला रहे हैं ज़्यादा। 4y + 6 ये हो जाएगा बाबू 6y। सेकंड बाकी सब वैसे ही रहेगा ना, क्योंकि ऑपरेशन किस पे करना है हमको, R1 पे करना है। हमको नहीं लगता कि ये सब हमको बताने की आवश्यकता है, इतना तो तुम लोग होशियार हो ही गए होगे अब तक। 9y + b एंड 10y + c। चलो यार, अब चेक कर रहे हैं हम लोग कि क्या सच में ऊपर वाला 0 बना है कि नहीं बना है, कुछ कलर चेंज किया गया है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि वो हुआ है कि नहीं। रिज़ल्ट 1.5। चलिए देखिए, ये है 2y सर और ये है 4y, तो 4 2 कितना हो गया, 6y, और यहाँ से मिलेगा हमको माइनस का 6y, कैंसिल हो गया। ये हुआ 6 4 10 और यहाँ से आगे माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, तो -10 ये भी हो गया, तो माइनस से ये ख़त्म। ये पूरा वैल्यू क्या बना दिया, 0। यहाँ देखो 5y 7y 12y, यहाँ पर देखो माइनस का 12y कट जाएगा। 9 7 कितना है, 16, और यहाँ देखिए माइनस का 16 है, ये पूरा वैल्यू क्या बना देगा, 0। यहाँ देखो 8y 10y कितना होगा, 18y, यहाँ देखो माइनस का 18y कट गया ना। और यहाँ देखिए a + c और यहाँ पे क्या है 2b, ये नहीं आया रिजल्ट, क्या भाई, a + c, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या यहाँ पे हम, कहीं तो कुछ गड़बड़ कर दिए हैं क्या, नहीं, चलो ठीक है। तो इसको अगर गड़बड़ नहीं किए तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगा, हमको थोड़ा सा इसको नेविगेट करके नीचे ले जाना पड़ेगा ताकि हम तुमको समझा सकें। चलिए, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है सर, आया है 0 ऊपर वाला, यहाँ पर आया है बाबू 3y + 5, यहाँ पर आया है बाबू 4y + 6। चलिए सेकंड वाले में क्या आया है, 0, यहाँ आया बाबू 6y + 8, यहाँ क्या आया बाबू, यहाँ आया है 7y + 9, यहाँ वाले में बाबू 8 और 10। देखो ध्यान से बाबू, 10 हड़बड़ाना नहीं है,
10 8 18 बाबू, ये 18, ये तो खैर कैंसिल हो गया, इसको हटाएंगे। बचा क्या बाबू, ए बचा है तो हम ए लिखेंगे बाबू, ए बचा। फिर यहाँ पे बचा है बाबू प्लस सी, तो प्लस का सी बचा है बाबू। और क्या बचा है, और माइनस का 2b, ये माइनस का 2b हो जाएगा ना, ब्रैकेट के अंदर था तो ये वाला जो माइनस है ये प्लस के साथ माइनस का 2b बचा है। ओके, यहाँ पर क्या बचा बाबू, 9y प्लस b बचा। यहाँ क्या बचा बाबू, 10y प्लस c बचा। तो कितना अच्छा मैथ हो गया ना 0 0 पे। अच्छा, अरिथमेटिक में था 3 नंबर के बारे में ना, a प्लस बी प्लस सी, तो हम क्या रिजल्ट निकाला था कि a प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा। अच्छा, फिर हम लोग रिजल्ट निकाला कि a प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। फिर हम लोग रिजल्ट निकाला कि a प्लस सी माइनस 2b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तभी तो ये पूरा मैथ बना था, सही है ना। तो a प्लस सी माइनस 2b का वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये जो रिजल्ट यहाँ पर है a प्लस सी माइनस 2b, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एज यू कैन सी ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो हेंस डेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही हम लोगों का क्या हो जाना है, आंसर हो जाएगा। देखो बाबू, कोई ख़ास मैथ नहीं है, लेकिन क्या हो जाता है ना कई बार कि हम लोग ये सब क्वेश्चन को हम क्यों बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन हम क्यों बता रहे हैं ऐसे, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सारे प्रश्न लॉजिकल हैं बाबू। और लॉजिकल क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो चेक करना चाहता है कि जो मेरे पास एग्ज़ाम देने आया है वो रट्टू तोता है या समझदार भी है। तो और ये जो मेरा पूरा का तुम देख रहे हो यहाँ पे पूरा जो ये लेंदी प्रोसेस लग रहा होगा, इसको तुम अपने नज़र से भी देखा करो थोड़ा सा बाबू, कि इसको समझना होता है इन सब चीज़ों को, क्वेश्चंस को। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के लिए। क्या था, एक बार फिर से हम बताते हैं। लॉजिकल क्या बात थी कि अगर कोई भी 3 नंबर A B C किस में हो, AP में हो, रिथमेटिक हो, तो क्या हो जाएगा, A प्लस C पहले और तीसरे का योगफल में 2 से भाग लगा देंगे तो बीच का पद मिल जाएगा। एकदम हम लोग ये काम किए हैं बाबू, ये मत समझना कि हम ऐसे ही बोल करके झूठ बोल रहे हैं, हम लोग ऐसा काम किए हैं पहले भी, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हमको क्या जानकारी मिला, इसके बाद हमको जानकारी ये मिला है, एक मिनट, इसके बाद हमको जानकारी ये मिला कि हम इससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि a प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। इससे हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं बाबू कि a प्लस सी माइनस का 2b बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर हम ये सिस्टम लागू कर दें कि पहले वाले में c को जोड़ दें, यानी a में c को जोड़ दें और b का दोगुना घटा दें, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हम जो इतना बकबक कर रहे हैं ये वाला बात, ये हम इसको देख के बोल पा रहे हैं, है ना। अब देखो इसको आगे बाबू ध्यान से समझना, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। a जो था, a कहाँ रिजाइड कर रहा है, यहाँ देखो, हाँ ब्लू वाला देखो जो अभी हम बना रहे हैं, 8y प्लस a क्वेश्चन में, है ना, ये तुम्हारा a है। c तुम्हारा कौन है, 10y प्लस c है, ध्यान से। और b जो तुम्हारा ये बीच वाला वैल्यू पे है, R2 पे बैठा है। अब ध्यान से, तो इस a के जगह पर जो तुम्हारा a का वैल्यू है, इस a के जगह पे हम R1 रख सकते हैं, प्लस c है तो c कौन सा वैल्यू रख रहा है, तीसरा वाला है ना, तो उसको हम R3 रख सकते हैं, माइनस b तुम्हारा कौन सा वैल्यू रख रहा है, ये दूसरा वाला पद तो रख ही रहा है, तो हम इसको कह देंगे R2 बराबर 0। सही है। इसका क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, हम लोग को मतलब बता रहे हैं। इस स्टेटमेंट का देखो मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, हम ये मतलब निकाल रहे हैं कि यदि R1 और R3 के पद, ध्यान सुनो मेरी बात को, हम क्या बोल रहे हैं, यदि R1 और R3 के पदों को जोड़ दें और उसमें R2 के पदों का दोगुना घटा दें, तब हमको 0 मिलेगा। और 0 कौन मिलेगा, जो पद यहाँ पर लिखा जाएगा। अब वो पद हम क्या लिख रहे हैं, R1 लिख रहे हैं। कहाँ पर से, यस देख लो यहाँ पे दिख रहा है ये चीज़, ये यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ समझ में आ रहा है बात। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे पहली पंक्ति में R1 इज इक्वल, R1 में R1 प्लस R3 माइनस 2R2 करने पर, और जैसे ही ऐसा करेंगे तो 2 पद तो 0 मिल जाएगा। और तीसरा वाला भी 0 मिला है, लेकिन तीसरे वाले को ढूंढना पड़ा। क्या ढूंढना पड़ा, तीसरा वाला पद में इक्वेशन मिला है 8y प्लस a प्लस का 10y और प्लस का c माइनस का 18y और प्लस का 2b। तो जब तुम इसको नॉर्मल करोगे 10 और 8, तो ये हो जाएगा 18y प्लस a प्लस c माइनस का 18y और माइनस का 2b
माइनस है ना यहाँ पर, माइनस प्लस माइनस, और तब ये 18y से 18y कैंसिल हो जाएगा और a प्लस c माइनस 2b मिलेगा। और a प्लस c माइनस 2b बराबर क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर ध्यान से, बराबर क्या है, ये 0 है। तो इसलिए हम इसके बिहाफ में यहाँ पर भी 0 लगा दिया और इसके R1 पूरा का पूरा कम्प्लीटली R1 क्या हो गया, 0। हेंस मेरा डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, लॉजिकल क्वेश्चन को ख़ास करके ध्यान रखेंगे बाबू, ठीक है। पाउज कर रहे हैं, आप इसको बनाकर खुद से देखें, नहीं होगा रेफरेंस लें, मेरे वीडियो को फिर से देखें आप। और हाँ, कोई दूसरे ऐसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल ना करें सीखने से पहले जिसमें कि आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता दिया गया हो। इज़ दैट क्लियर? ये सवाल अच्छा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 33 है और मेरे ख्याल से आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे प्रश्न को, ठीक है। क्या है प्रश्न? प्रश्न आपको पेज नंबर उदाहरण संख्या 33 का है एनसीईआरटी और पेज नंबर 152 का है, वही डिटर्मिनेंट के सेक्शन का है। लेकिन प्रश्न अपने आप में आपसे कुछ पूछा है, वो डिमांड कर दिया है तुमसे कि क्या आप लॉजिकली एबल्ड है, आप लॉजिक तलाश कर पा रहे हो या नहीं, या बस यूं ही कि इस तरह का प्रश्न को देख करके बाकी लोग जो काम करेंगे तुम भी उसी को दोहराने वाले हो। कौन सा काम तुमको ही मालूम है। इस तरह के प्रश्न को देख कर जनरली हम लोग ऐसा करते हैं ना, -1 एंड +2, सॉरी थोड़ा सा इसको तरीक़ा से लिख दें, जल्दी में हम ऐसा कर पा रहे हैं, हालांकि हमको हड़बड़ाना नहीं चाहिए। 1 -1 और 2, उसके बाद एक है x के लिए तो 0 ही है, यहाँ पर 2 और यहाँ -3 और 3 -2 और 4, यही है ना। देखो जनरली लोग यही करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं उसका ax + b वाला क्वेश्चन। अगर आपको ध्यान हो, इक्वेशन हम लोग ऐसा वाला सीखे थे, संगत असंगत एंड ऑर्डर 1 1 2, यही है ना, ax = b। और बोलता है कि x y z का मान निकालो, तो बोलता है ठीक, तो फिर ये तो बेकार ही है, ये क्यों यहाँ पर दिया, ये बेकार का है, और आप सीधे इसको बनाने लग जाते हो। बना लोगे, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन वो गलत है। क्यों है? क्योंकि आव्यूहों के गुणनफल का प्रयोग कर, ये जो शुरुआत का ये जो 5-6 वर्ड लिखा है, आव्यूहों के गुणनफल का प्रयोग कर, तो आपको इसका यूज़ करना होगा, उसके बाद समीकरण निकाय को हल करना होगा। आप डायरेक्टली ऐसा काम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आपको पहली बात कि अगर आप ये सीखें और अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे बना लेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, आपको ये काम नहीं करना होगा। बात नंबर 1। अब हम यहाँ पर दूसरा बात जोड़ रहे हैं जो आपको काम करना होगा। क्या करना होगा अब वो देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले प्रश्न कहा है कि आव्यूहों के गुणनफल का, इसका मतलब है कि आपको इनका क्या करना होगा, गुणनफल निकालना होगा। हम थोड़ा स्क्रीन छोटा कर दिए हैं, आप जूम कर लेंगे तो आपको साफ दिख जाएगा। तो आप इसको गुना करेंगे, देखिए कैसे करते हैं और क्या काम करना होगा। पहले हम लिखेंगे 1 - 1 2, है ना। दूसरा है 0 2 और -3, और तीसरा है 3 - 2 और 4। ये हो गया पहला आव्यूह मैट्रिक्स। बाबू डिटर्मिनेंट में ये स्क्वायर ब्रैकेट लग रहा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मैट्रिक्स ही होता है। तो ये, और दूसरा हो गया -2 0 और 1, और 9 2 और -3 और 6 1 -2। देखो हमको इस बात से कोई लेना देना नहीं है, इस बात से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। किस बात से कोई लेना देना नहीं है कि इस इक्वेशन का क्या करना है। इस इक्वेशन से फ़िलहाल हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पहले तो हमको लिख दिया है आव्यूहों के गुणनफल का प्रयोग करें, तो हम पहले आव्यूह का गुणनफल निकाल रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? तो अब 1 को -2 से गुना करेंगे तो आएगा रिजल्ट कितना, -2। फिर -1 को 9 से करेंगे तो रिजल्ट आएगा -9, और उसके बाद 2 को 6 से करेंगे तो आएगा 12। फिर 1 को 0 से करेंगे, सॉरी 12। उसके बाद फिर 1 को 0 से करेंगे तो 0 गुना हो रहा है, अगर आपको मालूम है तो आप खुद से करके देख लें। और यहाँ पर आएगा -2, और 2 को 1 से करेंगे तो 2। फिर उसी तरीके से 1 को 1 से करेंगे 1, -1 को -3 से करेंगे तो 3, और 2 को -2 से करेंगे तो -4। 0 को करेंगे 0 हो जाएगा, और उसके बाद 2 × 18 हो जाएगा, और -3 को करेंगे तो -18 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से 0 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा बाबू, और -3 हो जाएगा। 0 को 1 से करेंगे बाबू 0 हो जाएगा, 2 को 3 से करेंगे -6 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, सही है ना। फिर रिजल्ट है तीसरा वाला, 3 को करेंगे -2 से -6 हो जाएगा, उसके बाद -18 हो जाएगा, और 4 से करेंगे तो +24 हो जाएगा। 3 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, -2 को 2 से करेंगे -4 हो जाएगा, 4 को 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, और लास्ट है 3 को 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और उसके बाद +6 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा। इस तरीके से हम जब इसको हल किया, जब मल्टीप्लाई किया, तो रिज़ल्ट देखिए क्या बनता है। रिज़ल्ट बनेगा
9 2 11 और प्लस में 12, दैट इज़ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम उतना कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, ये इसका हल आएगा। अगर इसमें से मेरे से गुना करने में कोई मिस्टेक हुआ होगा तो आप इसको देख लेंगे। ओके, ये आपको आ जाएगा रिजल्ट। ये रिजल्ट का क्या मतलब है, इस रिजल्ट का अर्थ निकालो। तो हम जब इस रिजल्ट का अर्थ निकालेंगे, और ध्यान से अर्थ निकालना है, जब हम इस रिजल्ट का अर्थ निकालेंगे, देखिए हमको क्या रिजल्ट का अर्थ मिलेगा। हमको रिजल्ट का अर्थ ये मिलेगा कि अगर, ध्यान से समझना, हमको रिजल्ट का अर्थ ये मिलेगा कि अगर 1 -1 2 0 2 और -3, ये 0 है बाबू, और 3 -2 4, ये हो गया। अगर हम इस पद को गुना कर दें -2 0 1 9 2 -3 और 6 1 -2 से, तो रिजल्ट के रूप में हमको क्या मिलेगा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 मिलेगा। क्लियर है ना बात? इसका मतलब है ये दोनों पद जब आपस में गुना होंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, 1। अब ध्यान से समझना बाबू, अगर हम a को b से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1। तो हम ये कह सकते हैं ना कि a इज इक्वल 1/b, या ये भी तो कह सकते हैं ना कि b इज इक्वल टू 1/a। इस चीज़ को बाबू हम ऐसा कह सकते हैं ना कि b का इन्वर्स कौन है, a है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं a का इन्वर्स कौन है, b है। सही है। अब हम देखो क्या करने वाले हैं, हम जब यहाँ पर ये जो इक्वेशन दिया गया था, इक्वेशन अपनी किताब में देखो स्पष्ट दिख रहा होगा, और नहीं तो वीडियो थोड़ा जूम करो तो तुमको स्पष्ट दिखाई देगा कि ये जो हम ही जूम कर देते हैं भाई, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, जूम हो ना हो। अब देखो ये जो इक्वेशन दिया गया था हम लोगों को, इस इक्वेशन को जब हम नॉर्मलाइज किए, मीन्स ओपन किए, तो हमको ये दिखा। ये क्या दिखा, ध्यान से देखो ना, ये क्या है, 1 - 1 2 0 2 -3 3 -2 और 4, ये वाला बाबू, ये वाला दिखा। ये कुछ अभी अभी निकला है वैल्यू। किसका वैल्यू निकला है, थोड़ा सा नीचे लेके चलो अपने पूरे के पूरे मैथ को। जब हम नीचे जाएंगे ना तो हमको साफ दिखेगा क्या निकला है। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए क्या निकला है सर, थोड़ा सा इसको पीछे करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे कि क्या निकला है रिज़ल्ट। देखिए रिज़ल्ट क्या निकला है, कलर चेंज करो ताकि हम रिज़ल्ट दिखला सकें। जी सर, तो रिज़ल्ट ये निकला है कि इस वाले पद को इनसे मल्टीपल करेंगे तो 1 मिलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं ना कि इस वाले पद को इधर ले आया जाए, यानी 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, ये जो मेरा पद है, इस पद का अगर हम इन्वर्स निकालें तो इन्वर्स इज इक्वल टू -2 0 1 9 2 -3 और 6 1 -2 प्राप्त होगा। अब देखो 2-4 लोग ऐसे सोच रहे हैं कैसे प्राप्त हो जाएगा बाबू। अभी बात किए थे ना कि a को b से गुना करो, गुणनफल 1 प्राप्त हो जाए अगर, तो क्या इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं ना। जिसको इस रूप में लिखा जा सकता है उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, या उसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, b बराबर 1/a। भाई b बराबर 1/a, तो 1/a को हम क्या बोल सकते हैं, a इन्वर्स बोल सकते हैं। 1/b को हम क्या बोल सकते हैं, b इन्वर्स बोल सकते हैं, कह सकते हैं ना। तो a इन्वर्स बराबर क्या बन जाएगा, b। तो अगर ये a है, अगर ये b है, तो और इनके बीच में ये गुणनफल हो रहा है, तो a और b का जो गुणनफल है उसका रिजल्ट क्या मिला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है, यानी 1 मिला है। स्पष्ट है ना। तो अब a मिला है, तो अगर हम a का इन्वर्स निकालें, मीन्स इस a को इधर ले जा करके 1/a बना दें, तो आंसर में क्या मिलेगा, केवल b मिलेगा। तो अगर हम इसको इन्वर्स बना दें, a है ये मेरा कौन सा पद है, ये a है, इसका हम इन्वर्स बना दें तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, b मिलेगा सर। हाँ, तो अब देखो ये क्या हो गया, ध्यान से समझना, क्योंकि मैथ जो है ना अब यहाँ से घूमने वाला है मैथ, इसलिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। खाली ऐसे ही मैथ नहीं है टाइम पास, ISC है बउआ, ठीक है ना, जादू नहीं है ये, खाली ऐसे आया ही किया और ख़त्म हो जाएगा मामला। अभी तो खेला शुरू हुआ है। अब देखो कितना डरावना होने वाला है ये मैथ। देखो ध्यान से, इस मैथ में अब हम अपनी इक्वेशन को लेकर के आए, जो हमको समीकरण को हल करने दिया। वो हमको क्या बोला कि आप हल करके दिखलाइए, 1, उसके बाद -1 2 0 और क्या था 2 -3
उसके बाद 3 माइनस का 2 और 4, है ना। बोले थे ना कि गुणनफल विधि से, तो तुम गुना करने बोले, प्रश्न को हम कह रहे हैं कि तुम हमको गुना करने बोले, लो हम गुना कर दिया, और गुना करके हम एक निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं, यहाँ पहुंच गए हैं, सही है ना। इसको हम और करके ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, देखो ध्यान से, हम तुमको कोई बंदिश में नहीं रखते, तुम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि माइनस का 2 0 1 9 2 माइनस का 3 और 6 1 माइनस 2 का इन्वर्स हम उल्टा भी लिख सकते हैं। इसका इन्वर्स क्या बनाएगा, 1 माइनस 1 2 0 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2 4, दोनों वैल्यू बनेगा, ठीक है ना। अब जिसका ज़रूरत है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है आप जूम करके देख लें, यहाँ पर हम इसको किससे मल्टीपल लगा सकते हैं, x y z से, और रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, b यानी 1 1 2। अब बोलोगे कि सर ये कैसे कर पाए, तो ये हम लोग पढ़े थे ax इज इक्वल्स b, ये वाला फॉर्म पढ़े हैं, तो यहाँ पर ax इज इक्वल टू b हो गया। अब हमको बोला है कि इस विधि से आपको x y z निकालना है, आप लिख लें x y z इज इक्वल टू इस वाले पद को, ये जो मेरा पद, हम इसको स्केच चेंज कर रहे हैं, ठीक है, हम इसको रेड कर रहे हैं थोड़ा सा ताकि आपको ध्यान रहे। अब ध्यान से देखो इस एक्स वाई जेड को, तो ये वाला पद कहाँ चला आएगा, इस तरफ। जब ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 2 0 2 माइनस का 3 3 माइनस का 2 और 4, और उसका क्या बनेगा, ये इन्वर्स बनेगा। और मल्टीपल किससे लग जाएगा, वो 1 1 2 से मल्टीपल लग जाएगा। क्लियर है। अच्छा, इससे अब देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ हम लोगों को कि अगर हमको एक्स वाई जेड निकालना है, जो हमको निकालना ही है, तो अब हमको इन्वर्स अलग से इन्वर्स कैसे निकलता है, 1 बाई डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए, निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका इन्वर्स हम यहाँ पर गुणनफल करके निकाल चुके होंगे। क्लियर। रिजल्ट क्या आया है उसका, रिजल्ट आया है माइनस का 2 0 1 9 2 माइनस का 3 6 1 माइनस का 2, ये आ चुका है इन्वर्स का वैल्यू। हमको कैसे आया था, जब शुरुआत के प्रश्न में दिए गए दोनों पदों को गुना किए थे तभी आ गया था, ठीक है। और उसके बाद 1 1 2 करेंगे गुना करने के बाद देखिए रिजल्ट क्या आएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा स्केच चेंज करेंगे फिर से, क्योंकि सिस्टम चेंज होगा तो स्केच भी चेंज करना पड़ेगा बाबू। अब यहाँ पर रिजल्ट देखिए क्या आया, एक्स वाई जेड। मेरे आवाज़ के साथ अगर झुंझुना का आवाज़ जा रहा है तो समझ जाओ कि वहाँ पर रामनवमी बन रहा है, इसीलिए हल्ला हुल्ली हो रहा है। -2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो -2, 0 को 1 से मल्टीपल लगाएंगे, अब गुना किया जा रहा है तो 0, 1 को 2 से करेंगे तो 2, 9 को 1 से करेंगे तो 9, 2 को 1 से करेंगे 2, और -3 को 2 से करेंगे तो -6, 6 को 1 से करेंगे 6, 1 को 1 से करेंगे 1, और -2 को 2 से करेंगे तो -4। अब देखिए रिज़ल्ट क्या बना, रिज़ल्ट बना है एक्स वाई जेड और इज़ इक्वल, रिज़ल्ट क्या है इधर से, यहाँ देखो ख़त्म हो गया, ये तो ये आ गया 0, 9 2 11 में से 6 गया 5, और यहाँ 6 1 7 7 में से 4 गया तो 3। आसानी से हम x बराबर 0, y बराबर 5 और z बराबर 3 निकाल दिए, और यही तो इसका आंसर बनेगा जब हम इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो x बराबर 0, y बराबर 5 और z बराबर 3। आप देख लेंगे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रिज़ल्ट मेनली क्या है ना कि क्वेश्चन हम लोगों का जो था, क्वेश्चन जो हम लोगों का मेनली था वो वहीं पर ख़त्म हो गया था, जहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। कौन सा लॉजिक लगाना था कि जब हम इन दोनों को गुना किए तो रिज़ल्ट में जो चीज़ मिला है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक, हम इसको तुमको फिर से थोड़ा सा बताना चाहेंगे। इसको मिटा रहे हैं, वाइपर थोड़ा गीला है शायद इसलिए देरी से मिट रहा है। चलो अब हम इसको थोड़ा सा बात कर लें इस पर कि अगर कोई भी 2 नंबर हो और दोनों नंबर का गुणनफल 1 हो जाए, a इंटू बी इज़ इक्वल टू 1 हो जाए, इसी एक को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल रहे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं a इन्वर्स बराबर b मिलेगा? क्या हम कह सकते हैं b इन्वर्स बराबर a मिलेगा? हाँ कह सकते हैं। क्लास 8 के शुरुआत में ही कहा गया है, ये लॉजिक है जिसको वहाँ पर क्लास 8 में जानते कौन सा शब्द बोला गया है, गुणात्मक प्रतिलोम कहा गया है। कि अगर 2 नंबर हो, देखो 12th में तुम हो और रेफरेंस हम किसका बता रहे हैं तुमको, क्लास 8 का। कारण क्या है, कारण है कि पता नहीं आप ढंग से उसको देखे भी हैं कि नहीं देखें 8 क्लास में। 2 नंबर को अगर गुना करते हैं और 1 आ जाए, जैसे कि 2 और जैसे कि 1/2, तब रिज़ल्ट क्या बनेगा 1। तो हम कह सकते हैं ना बाबू कि ये 2 है
और ये 2 का इन्वर्स है जिसका रिजल्ट क्या है 1 है। क्लियर है बात? बस यही काम करते रहना है और क्या, इस लॉजिक का इस्तेमाल करके। अब भूल से भी तुम ऐसा काम नहीं करोगे। देखो अब इस क्वेश्चन को तुम थोड़ा सा हम जूम कर रहे हैं, क्वेश्चन पे हम आते हैं थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन पे भी हमको थोड़ा बात करनी चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को, अब भूल से भी जब तुमको सिंपल सा ये क्वेश्चन देगा, जब तुमको सिंपल सा ये क्वेश्चन दे देगा बाबू, तब तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे बनाओगे जैसे यहाँ पर ग्रीन में हम करके तुमको दिए हैं, ठीक है ना, कि इसको इधर ले जाओगे, इन्वर्स होगा, फिर तुम क्या करोगे, इन्वर्स बराबर क्या होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तब तुम करते रहना ये सब काम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर जिस तरह से ये कह रहा है कि अवयवों के गुणनफल का प्रयोग कर, तो सबसे पहले तुमको क्या करना होगा, अवयवों का गुणनफल, ये क्वेश्चन में तुमको दे दिया है अवयव, तो दोनों अवयव का गुणनफल तुमको करना होगा। गुणनफल करने के बाद तुम पहुँचोगे इन्वर्स वाले सेक्शन पर, यहाँ तुम पहुँचोगे, ये गुना, दोनों का गुना करोगे तुम, गुना करने के बाद तुम एक निष्कर्ष निकालोगे। निष्कर्ष कौन सा निकलेगा, ये इन्वर्स का निष्कर्ष ये निकलेगा तुम्हारे पास, और इसका वैल्यू दूसरा वाला पद तुमको मिल जाएगा, ये रिजल्ट मिल जाएगा। और तब तुम अपने इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन तुम्हारा है, तब तुम इसको हल करना शुरू करोगे। कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है, जब ये वाला पद मेरा उस तरफ जाएगा तो इन्वर्स बनाएगा। वीडियो ज़रूर देखो, पूरा देख लो, ढंग से देखो, इत्मीनान से, और जब वीडियो पूरा समझ जाओ तो फिर मैथ कॉपी में बनाओ, और बीच में फिर वीडियो मत देखो। मैथ में चाहे वो गलत बन जाए कॉपी में या सही बन जाए, ट्राई लो, ठीक है ना, ट्राई लो तो क्लियर रहेगा, ठीक है। चलो अब अध्याय 4 चैप्टर में एग्जाम्पल तो हो गया है। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन मेनली देख लेते हैं कि क्या कह रहा है, ये सब प्रश्न भी है ना, छूटना नहीं चाहिए वही का क्वेश्चन, थोड़ा सा डील हो जाए जो अच्छा लगे, है ना, तो वो सब अच्छा रहता है। तो तुम घर पे बना सकते हो। हालांकि फिर से हम वही बात कहेंगे बाबू, प्रश्न कहा कि डिटर्मिनेंट दे दिया गया है, उसको हल करें और हल करके ये साबित करें कि थीटा से स्वतंत्र है। और हम तुमको जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन अभी वाला वीडियो में बता रहे थे, हम तब भी ये बात बोला कि तुमको कभी भी इस बात पे फोकस नहीं होना है कि हमको थीटा से स्वतंत्र करना है। तुम कैसे कर सकते हो इस प्रश्न को, अगर तुम सही तरीके से हल करोगे। सही तरीके का हल करने का क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट को जो हल करने का तरीका होता है, अगर तुम उस तरीके को फॉलो कर जाते हो तो वो अपने आप तुमको साबित हो जाएगा कि वो थीटा से स्वतंत्र है। तो कैसे हल करेंगे, तुम चाहो तो R1 के अनुदिश काम कर लो। R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, अब R1 के अनुदिश प्रसरण करोगे तो क्या क्या वैल्यू निकलेगा, x बाहर हो जाएगा, तो रिजल्ट में आएगा तुम्हारे पास यहाँ पर माइनस का x, 1 1 और x। उसके बाद माइनस का साइन थीटा आएगा, क्या बचेगा आपके पास, माइनस का साइन थीटा, 1 कॉस थीटा और x, सही है ना। फिर प्लस का कॉस थीटा आएगा, फिर क्या मिलेगा आपको, फिर आपको मिलेगा माइनस का साइन थीटा, माइनस का x कॉस थीटा और 1, है ना, ये रिजल्ट मिलेगा ना। अब तुम इसको हल करो, हल करोगे तो ये होगा x माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 1, यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। अब देखो रिजल्ट में क्या होगा, माइनस का x साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, सही है ना। प्लस का कॉस थीटा जब तुम बाहर करोगे रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा और प्लस का x कॉस थीटा। अब रिजल्ट देखिए क्या बन रहा है, माइनस का x क्यूब माइनस का x, और यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस का x साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का x कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो गया। अब रिजल्ट देखिए, माइनस का x क्यूब माइनस का x। अब यहाँ देखो x साइन स्क्वायर थीटा और x कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों में x है, x कॉमन ले लो, रिजल्ट आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सही कह रहे हैं ना। उसके बाद रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा माइनस का x क्यूब माइनस का x प्लस का x, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 होता है ना। तो इस पूरे का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 को x से मल्टीपल लगाएंगे 1 हो जाएगा, और 1 को x से मल्टीपल लगाएंगे x हो जाएगा, x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्ट में क्या मिलेगा, माइनस x क्यूब। और तुम देख सकते हो कि स्पष्ट है, नीचे क्या लिखेंगे, स्पष्ट है कि जो मेरा डिटर्मिनेंट है वो थीटा से क्या है, स्वतंत्र है। थीटा से स्वतंत्र रहने का क्या मतलब है कि आपके पूरे डिटर्मिनेंट के रिजल्ट में कहीं पर भी थीटा यानी अनुपातिक कोण का अनुपातिक वैल्यू कोई भी नहीं आएगा। तो यही था वो क्वेश्चन और यही उसका आंसर होगा कि अब साबित कर दिए आप क्या कि ये तुम्हारा थीटा से स्वतंत्र होगा।
ठीक है। अब देखो ऐसे प्रश्न के लिए अब तो ये तो सर्टिफिकेट मिल गया एक तरह से कि ठीक है सर, इसका मतलब ये हुआ कि हम कभी भी राइट हैंड साइड में क्या लाना है उस पर गौर नहीं कर सकते। लाने का मतलब सिद्ध करने में तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, यहाँ सिद्ध नहीं करना, यहाँ स्पष्टीकरण दिखलाना है। तो स्पष्टीकरण के किसी भी चीज़ में तुमको फोकस नहीं होना कि हमको थीटा स्वतंत्र रहना होगा, बहुत कॉन्शियस होकर चलना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम बस बनाओ मैथ को, वो खुद ही थीटा से स्वतंत्र दिखला देगा। ओके, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी डील हो गया। ये 1 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अब आगे देखो, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में स्पष्ट लिख दिया भाई कि सारणिक का विस्तार किए बिना सिद्ध करना है, मतलब सारणिक को आपको एक्सपैंड नहीं करना है, प्रसरण नहीं करना है, बिना प्रसरण के आपको साबित कर देना है कि सारणिक को कि इसका ये वाला वैल्यू इसके बराबर है, LHS और RHS, ठीक है। यहाँ नहीं दिए हैं, हम इसको ऐसे दे देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो बाबू कैसे कर सकते हैं। करना क्या है, LHS है a स्क्वायर BC b स्क्वायर C स्क्वायर AB, यही है ना। हमको चाहिए यहाँ पर से A B और C, मतलब कि हमको ये चाहिए कि यहाँ पर से कि 1 1 और 1 आ जाए RHS में सबसे पहले। उसके लिए हमको क्या करना होगा, सभी में पहले तो A होना चाहिए ऊपर में भाई, तो यहाँ पर A की कमी है। इस पहले वाले में हम देख रहे हैं ना, यहाँ पर A की कमी है, ओके। उसके बाद यहाँ पर सभी में B होना चाहिए, तो यहाँ पर किसकी कमी है, यहाँ पर B की कमी है। यहाँ पर किसकी कमी है, यहाँ पर C की कमी है। कमी क्यों बोल रहे हैं बाबू, इसलिए कि अगर यहाँ पर A होता, इस जगह पर A होता, तो यहाँ से हम A को बाहर निकालते तो ये अपने आप 1 हो जाता है ना। यहाँ पर अगर हाँ ठीक है, हम समझ गए क्या करना होगा हम लोगों को। हम क्या करेंगे कि पहले वाली पंक्ति में देखो, ध्यान समझना बाबू, पहली वाली पंक्ति में क्या करना है, A से मल्टीपल लगा देंगे। दूसरी वाली पंक्ति में क्या करेंगे, दूसरी वाली पंक्ति में B का मल्टीपल लगा देंगे, सही है ना। और तीसरी वाली पंक्ति में क्या करेंगे, C का मल्टीपल लगा देंगे। कारण क्या है, कारण देखो समझ में आ जाएगा। अगर हम A का मल्टीपल लगाएंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये हो जाएगा A क्यूब और ये हो जाएगा ABC। ये हो जाएगा B स्क्वायर, ये हो जाएगा B क्यूब, ये हो जाएगा ABC। ये हो जाएगा C स्क्वायर, ये हो जाएगा C क्यूब, ये हो जाएगा ABC। अब ध्यान से, क्योंकि मल्टीपल हम अपने मन से लगाए हैं, एक बार A का लगाए हैं, एक बार B का, एक बार C का, तो जाहिर सी बात है हमको क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड भी लगाना पड़ेगा। अब आगे क्या, आगे अब देखो क्या हुआ, 1/ABC। ये क्या दे रहा है, जगह अगर हम चेंज करें, पहले तो हम ABC है, अंदर से ABC को ही कॉमन ले लें, तो अंदर से अगर हम ABC कॉमन लेंगे तो ABC ऐसा हो जाएगा। रिजल्ट हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A क्यूब B क्यूब एंड C क्यूब, 1 1 एंड 1। अच्छा एक बात और, अगर हम ये तो कट जाएगा, अगर हम रिप्लेस करते हैं तो एक बार -1 लगाना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, -1 को आगे लगा देंगे। उसके बाद हम रिप्लेस करेंगे इन दोनों को, इसको यहाँ भेजेंगे और इसको यहाँ भेजेंगे, ठीक है। तो 1 1 1 और जैसे बीच में A क्यूब B क्यूब C क्यूब है, और यहाँ कौन आ जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बीच में है, इसका मतलब, और A क्यूब किनारे है, इसको किनारे भेज देंगे इधर, इसको उठा के इधर ले आएंगे। फिर से एक बार -1 लगाना पड़ेगा, तो एक बार -1 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि एक बार -1 हो चुका है, एक बार रिप्लेसमेंट में स्क्वायर लगाएंगे तो 2 बार रिप्लेसमेंट हुआ। अब क्या हो जाएगा, 1 1 एंड 1, ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर, और ये हो जाएगा A क्यूब B क्यूब एंड C क्यूब। आप किसी और मेथड से बना सकते हैं तो और बेहतर है। -1 का स्क्वायर क्या होता है, वो 1 होता है, तो आपको आ गया RHS, यहीं पर मामला ख़त्म हो गया, ठीक है। तुम ध्यान से देखो, इसको रिवाइंड कर लोगे वीडियो को। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम स्किप किए बाबू, 4 नंबर भी स्किप किए हैं क्योंकि हमको वो ज़रूरी नहीं लग रहा है प्रश्न, ठीक है। अगर तुमको ज़रूर लग रहा है तुम अपना घर पर बना सकते हो, हम बस 6 नंबर क्वेश्चन पर डील कर रहे हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो कि तुम्हारे पास RHS में क्या डिमांड कर रहा है, ABC बाहर निकला है कॉमन, तो तुम भी अपने इन पूरे स्टेटमेंट में देखो कि क्या कहीं से ABC कॉमन निकल रहा है। अब वो तुम स्पष्ट देख सकते हो कि पहले वाले कॉलम में A निकल रहा है, दूसरे वाले कॉलम में B निकल रहा है, और तीसरे वाले कॉलम से C उभयनिष्ठ है। तो अब तुम ऐसे लिखोगे कि C1 से A, C2 से B और C3 से C क्या करने पर, कॉमन लेने पर, ओके। तो अब तुम लिख लो यहाँ पे बाहर में भाई ABC। अब देखो A ले लिए हो कॉमन, तो यहाँ A बचेगा, यहाँ A प्लस B बच जाएगा, यहाँ पर B बच जाएगा। अब यहाँ से B कॉमन ले लिए हो तो C बचेगा, एगो B बचेगा, और यहाँ पे B प्लस C बच जाएगा। यहाँ से C कॉमन ले लिए हो तो ये बचेगा A प्लस C, यहाँ बचेगा केवल A और यहाँ बचेगा केवल C। इज़ दैट क्लियर। अब देखो तुम आगे कि अब आगे का स्टेटमेंट क्या कह रहा है। आगे का स्टेटमेंट में तुम देखोगे जब कॉमन तुम वैल्यू ले लिए हो तो अब यहाँ पर
रिज़ल्ट देखो, हम रेड से कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा पिन पॉइंट किया जा सके ढंग से। यहाँ पे तुम देखोगे ये है A+C, है ना, ये A+C यहाँ पर बैठा हुआ है, ये A+C, और यहाँ भी तो A+C बन रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो बन रहा है क्या, यहाँ देखो A+C बन रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम इन दोनों कॉलम को जोड़ दो, मतलब ये बाबू कि अगर तुम कॉलम नंबर C1 और C2 को क्या कर दो, जोड़ दो, दोनों कॉलम को तुम जोड़ो, और जोड़ने के बाद उसमें घटा दो किसको, तीसरे कॉलम को घटा दो, दिख रहा है, तब तुमको रिज़ल्ट किसका मिल जाएगा, तुमको पहले कॉलम पे तुम आ जाओगे। समझ रहे हो बात को, कि पहले कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ो और तीसरे वाले कॉलम को घटा दो। तो कहने का ये मतलब है कि रिज़ल्ट क्या बनेगा फिर रिज़ल्ट देखो क्या दिखलाएगा, ये रिज़ल्ट दिखलाएगा ये कि ABC जैसे बाहर है वो तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा पहले कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ दिया और तीसरे कॉलम को हम क्या कर रहे हैं, घटा दिए। ध्यान से, पहले कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ दिया और घटा रहे हैं किसको, तीसरे कॉलम को। पहले कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ दिया और घटा रहे हैं किसको, तीसरे कॉलम को। बाकी दूसरे कॉलम में कुछ नहीं करना है, तो वो CB B+C जैसे है, और ये A+C A और C जैसे है, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। समझ में आया। अब देखिए क्या बन रहा है, ये हो गया A+B+C। यहाँ तो बाबू A+C से A+C कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू बनाएगा ये 0, और नीचे वाला वैल्यू हो जाएगा बाबू ये -A से A कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू बनेगा ये केवल 2B का। यहाँ से बाबू इस C से C कैंसिल हो जाएगा, तो रिज़ल्ट बनेगा फिर से 2B का। एक और रिज़ल्ट मिल गया, ये C मिलेगा बाबू, यहाँ पे B मिलेगा, यहाँ पे B+C का रिज़ल्ट है, यहाँ पर A+C का रिज़ल्ट है, यहाँ पर A का रिज़ल्ट है, और यहाँ पर C का रिज़ल्ट है। अब तुम देखोगे कि तुमको क्या करना है। अब तुम लिख सकते हो कि दूसरी पंक्ति में तीसरी पंक्ति को घटाने पर, ताकि आसानी से तुमको 0 मिल जाए यहाँ पर, तो हो जाएगा 0 C A+C। अब यहाँ पे देखो 2B में 2B चला गया 0, अब यहाँ पे B में BC चला जाएगा, तो माइनस का C बचेगा बाबू। A में C घटा देंगे तो A-C मिलेगा बाबू। यहाँ पे 2B B+C और साथ में C। अब देखो ABC तो रहने का जैसे था। अब ये दोनों 0 हो गया पद, यानी कि पहले स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करने पर क्या बनेगा, ये कौन सा पोजीशन है, तुम बोलोगे सर ये तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है, यानी ये प्लस में जाएगा, तो 2B जैसे है वैसे ही रहेगा। और रिज़ल्ट क्या बन जाएगा बाबू, C A+C माइनस का C A-C। यहाँ हम प्रसरण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रसरण मेरे डिमांड में भी है और प्रश्न ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया भी नहीं है, तो तुम आसानी से प्रसरण कर सकते हो। ABC ब्रैकेट ओपन 2B के लिए ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो AC - C² प्लस AC प्लस C²। C² से C² कैंसिल हो जाएगा बाबू। यहाँ पे हो जाएगा ABC ब्रैकेट ओपन 2B इंटू AC क्या हो जाएगा, 2AC हो जाएगा बाबू, ब्रैकेट बंद। तो ये 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 आगे लगा देते हैं बाबू। ABC जैसे वैसे रहने दो, अंदर वाले को गुना करेंगे तो ABC मिलेगा बाबू, और रिजल्ट आएगा 4A² B² एंड C²। लीजिए ये भी प्रूव हो गया आपका। आप इसको भी ध्यान से देखिए, वीडियो रिवाइंड कीजिए वीडियो को, और उसको ढंग से उसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का अगर हिंट चाहिए तो उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 7 में A इन्वर्स दे दिया है आपको। A इन्वर्स इज इक्वल टू क्या दे दिया है, 3 - 3 - 1 1, -15 6 और -5। अच्छा 5 - 2 5 - 2 और 2, ये भी वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है A इन्वर्स का। और B का वैल्यू दे दिया है 1 2 एंड -2, ठीक है, -1 3 और 0, साथ ही 0 - 2 1, ये दिया हुआ है। A का भी वैल्यू दिया हुआ है, B का भी वैल्यू दिया हुआ है। अब बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ AB का इन्वर्स। बाबू AB का इन्वर्स इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू B इन्वर्स एंड A इन्वर्स, ठीक है ना। प्रश्न तुमको मांगा है AB का इन्वर्स और रोक दिया है बात को, तो AB का इन्वर्स इज इक्वल टू B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। अब A इन्वर्स तुमको दिया हुआ है, तो तुमको काम किस पर करना है, केवल B इन्वर्स पे। तो बाबू B इन्वर्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ B। तो डिटर्मिनेंट ऑफ B आप निकाल सकते हो। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए पहले आपको क्या क्या काम करना होता है, याद है, क्या क्या निकालना पड़ता है, M निकालते हैं, M याद है किसको बोलते हैं बाबू, उपसारणिक निकालना पड़ता है, सहखंड निकालना पड़ता है,
उपसारणिक निकालते हैं, सहखंड निकालते हैं, तब ना सहखंडज निकलता है जिसको एडजॉइंट बोलते हैं। तो आपको वो सारा सिस्टम ध्यान होना चाहिए। जब ध्यान रहेगा तो आप ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स दे देंगे। तभी ना ये क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट श्रेणी में इसको क्यों हिंट दे रहे हैं, क्वेश्चन को हिंट देने के पीछे क्या मकसद रहा होगा, इसलिए ये क्वेश्चन हिंट के रूप में है। क्योंकि ये प्रश्न सीधे सीधे तुम जनरली लोग को देखोगे वो सीधे सीधे ए बी इन्वर्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ए बी इन्वर्स कि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ऐसा कुछ करेंगे। इस ए इन्वर्स के रहते हुए थोड़ा सा भी गौर नहीं कर पाएंगे कि क्या इसका लॉजिक क्यों ऐसा दिया, ए इन्वर्स क्यों दे दिया वो पहले। इसलिए दिया वो चेक करना चाहता है कि क्या तुम इसको हल कर पाते हो इसको, इस तरह की चीज़ों को कि नहीं। ए बी का इन्वर्स तुमको फार्मूला मालूम है कि नहीं, तभी तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लॉजिकल बोल रहे हैं सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, ये सारा क्वेश्चंस तुम्हारा टेस्टिंग कर रहा है, तुमको जांच रहा है कि क्या तुम फार्मूला सिर्फ रटे हुए हो या फार्मूला तुम याद भी किए हो। तो इसको भी तुम ढंग से देखो। ठीक है, अब देखने का मतलब क्या है, इसको हल कर लो। ओके चलो, अब यहाँ पर ना तुम्हारे पीछे सीखे गए जितने भी लॉजिक है ना, यहाँ पर उसका इस्तेमाल होने वाला है बाबू। ये तो ठीक है, कॉस साइन अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा प्लस डेल्टा। बाबू ये प्रश्न संख्या 15 है। फिर हम इसका सिलेक्शन कर रहे हैं, फिर से हम वही बात बोलेंगे तो बोलोगे एक ही बात है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसलिए हमें आपको ये प्रश्न भी बताया जा रहा है। यहाँ पर बाबू अगर आपके पास एक फार्मूला हो जाए कि कॉस ए प्लस बी, तो रिज़ल्ट क्या बनता है, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ये फार्मूला है। ठीक है ना, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सारे के सारे इक्वेशंस को बिल्कुल वैसे ही रखेंगे और यहाँ पर जो फार्मूला है ना ए प्लस बी का दिख रहा है, यहाँ हम उस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। ध्यान से बाबू एकदम ईयरफोन लगा लो और चुपचाप से लेटे रहो और देखते रहो। कॉस अल्फ़ा और यहाँ पे कॉस ए प्लस बी विच मीन्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। नीचे ये साइन बीटा है तो साइन बीटा को साइन बीटा लिखेंगे, कॉस बीटा है तो कॉस बीटा लिखेंगे। फिर से कॉस बीटा प्लस डेल्टा दैट इज़ कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। क्यों कर पाए, समझ ही रहे हो, फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं नया है। साइन गामा कॉस गामा और ये क्या हो जाएगा बाबू, कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा एंड साइन डेल्टा, और ये लग गया डिटर्मिनेंट का फाटक यानी कि गेट। इक्वल 0 लाना है ना, तो अभी हम इसको आगे बनाएंगे। अब देखो, अब डिटर्मिनेंट हमको एक फ़ीचर देता है, उस फीचर का नाम क्या है, उस फीचर का नाम है कि हम स्प्लिशन कर सकते हैं, हम बंटवारा कर सकते हैं। किसका बंटवारा, इस वाले पद को हम एक जगह करेंगे, देखो बीच में माइनस लगा हुआ है, सही है। कहने का मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और इसको हम लिखेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस डेल्टा। नीचे आइए साइन बीटा और फिर क्या है कॉस बीटा, ये क्या है कॉस बीटा कॉस डेल्टा। नीचे आइए, ये क्या है साइन गामा, ये क्या है कॉस गामा, ये क्या है कॉस गामा कॉस डेल्टा। ये एक पद हो गया बाबू। बीच में किसका निशान लगा हुआ है, यहाँ पे किसका निशान लगा हुआ है, माइनस का, तो माइनस लगाइए। फिर डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, फिर से लिखेंगे ये दोनों पद को। हम इस पद का बंटवारा कर दिए है ना, तब हम दूसरा फिर से लिखेंगे। फिर से क्या लिखाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और साथ में क्या लिखाएगा, साथ में लिखाएगा माइनस का, साथ में क्या लिखाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा, एक मिनट, साथ में क्या लिखाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा, माइनस का, यहाँ पे माइनस हम रख देते हैं, माइनस का साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा। अब यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे प्लस लगा दो, और नहीं तो यहाँ पे प्लस लगा दोगे तो यहाँ पे इसको माइनस में रखना पड़ेगा। हम चाह रहे हैं कि जैसे ये एज इट इज़ ये जैसे लिखा हुआ है उसी प्रकार से हम इसको भी रहने दें, सही है ना। तो अब ये वाला पद लिख लिया, ये माइनस में बचा तो माइनस वाला पद रहने दिया, बीच में प्लस कर दिया। अब यहाँ देखो साइन बीटा, ये हो गया कॉस बीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन बीटा साइन डेल्टा। नेक्स्ट पद क्या है साइन का गामा, अगला पद क्या है कॉस का गामा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन गामा और साइन का डेल्टा। ये हो गया भाई एक रिज़ल्ट। अब देखिए क्या बनेगा, कलर चेंज कर रहे हैं, ब्लैक पर आ जाते हैं फिर से।
अब देखिए क्या बनेगा, ये बन रहा है पहला वाला पद जो है ये बन रहा है। सिर्फ पहला वाले पद को देखो, यहाँ से ये जो C3 है, C3 से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉस डेल्टा पहले वाले से, तो कॉस डेल्टा ले लिया हम कॉमन, तो बचा क्या मेरे पास, साइन अल्फ़ा, है ना। थोड़ा सा इधर जाए, थोड़ा सा हम जूम आउट कर रहे हैं, मीन्स दूर कर रहे हैं स्केच को, हो जाएगा। चलिए ज़्यादा दूर नहीं, बस इतना ठीक है, स्क्रीन पर भी रहना है ना। साइन अल्फ़ा, नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बीटा, और नीचे आ जाएंगे क्या हो जाएगा, साइन गामा। यहाँ पर क्या बचा बाबू, यहाँ बचा है कॉस अल्फ़ा, नीचे आएंगे क्या बचेगा बाबू, कॉस बीटा, और नीचे आएंगे बाबू क्या बचेगा, कॉस गामा। यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, कॉस अल्फ़ा, यहाँ आएंगे तो क्या बचेगा, कॉस बीटा, और यहाँ कॉस गामा। आगे रिजल्ट पे अब यहाँ देखिए क्या बचेगा, क्योंकि हम वहाँ से कॉमन ले लिया है ना, इसीलिए प्लस यहाँ देखो इसमें से C3 से साइन डेल्टा ले सकते हैं कॉमन, तो हम ले लिया कॉमन साइन का डेल्टा। साइन डेल्टा क्या, माइनस भी ले लेंगे कॉमन, माइनस के साथ, देखो हम शुरुआत में माइनस हम इसीलिए कर रहे थे कि बाद में झमेला ना हो, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे माइनस ले लिया। तो अब रिज़ल्ट क्या बचेगा, अब रिज़ल्ट बचेगा साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब फिर से यहाँ पे मिलेगा साइन अल्फ़ा, साइन बीटा और साइन गामा। अब तुम देखोगे बाबू कि ये जो कॉस डेल्टा है, यहाँ देखो ये दोनों पद एक समान है। किसी भी डिटर्मिनेंट में जब दो पद C1 बराबर C2 हो जाएं तो रिज़ल्ट क्या हो जाता है उस डिटर्मिनेंट के, वहाँ पर वाला ज़ीरो क्या वैल्यू क्या होता है, वो ज़ीरो हो जाता है। माइनस साइन डेल्टा, यहाँ तुम देखो इसका C1 और C3 एक समान है ना, तो रिज़ल्ट क्या बना देगा, वो भी ज़ीरो बना देगा। और ज़ीरो को किसी से मल्टीपल लगाएंगे, ज़ीरो ज़ीरो माइनस ज़ीरो, ज़ीरो को किसी से भी गुना करेंगे वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। बस एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि C2 बराबर हो गया है C3 के, और यहाँ लिखना पड़ेगा C1 बराबर हो गया है C3 के। हेंस द वैल्यू डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। हो गया, ये भी साबित हो गया, रिज़ल्ट ख़त्म हो गया, ये भी क्लियर है। आप इसको रिवाइंड करें वीडियो को और एक स्टेप को ध्यान से देखें। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 जो है बाबू ऑब्जेक्टिव में है, वही फिर से कह दिया कि ABC समांतर श्रेणी में। बाबू हम थोड़े पहले भी डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 में, कि अगर ऐसा हो जाए कि A, B और C ये तीनों किस में हो जाए, AP में हो, समांतर श्रेणी में हो, तब उसके लिए क्या होता है कि A + C अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, B मिल जाता है। और हमको क्या मिलता है बाबू, A + C बराबर 2B मिलता है बाबू। और क्या निष्कर्ष निकाले बाबू कि A + C - 2B बराबर 0 हो गया बाबू। इस प्रकार हम ये चीज़ स्पष्ट रूप से निकाल दिए थे, सही है ना। अगर हम अपने इक्वेशन को देखें इस क्वेश्चन के लिए, तो वो कह रहा है x + 2, वो कह रहा है x + 3, और साथ ही क्या कह रहा है x + 4 भी बोल रहा है। ठीक, यहाँ पर x + 3, x + 4, तो रिज़ल्ट में x + 5 भी दे रहा है। और उसके बाद x + 2a, x + 2b और x + 2c, इसके लिए कह रहा है कि अगर ये समांतर श्रेणी में तो इसका हल निकालो। तो बाबू हमेशा हम बोले ना कि आपको ध्यान रखना, ये देखिए यहाँ a है, यहाँ b है और यहाँ c है, तो पहला वाला a होगा, दूसरा वाला b और तीसरा वाला c है। अब ये वाला जो रिज़ल्ट है, a किस में है, R1 में, तो फिर से तुम R1 लिखोगे। ये किस में है, R3 में, तो तुम R3 लिखोगे। और 2b, तो b कौन है, R2 है, तो 2 × R2 करोगे, अब वो माइनस में होगा, ये दोनों प्लस में होगा। R1 में हम ये सिस्टम कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, याद करो प्रीवियस वाला क्वेश्चन में R1 इज इक्वल टू हम लिखा था R1 + R3 माइनस का 2R2, तो हम भी वही करने वाले हैं। R1 में R3 को जोड़ेंगे और उसमें घटा देंगे R2 का 2 गुना, दैट इज़ 2x + 6। अब यहाँ पे वही करना है, R1 में R3 को जोड़ेंगे और उसमें घटा देंगे, किसको घटा देंगे, 2 गुना R2 का, दैट इज़ 2x + 8। इसमें भी R1 में R3 जोड़ेंगे और उसमें घटा देंगे 2 गुना, दैट इज़ 2x + 4b। यहाँ भी सेम केस, नीचे तो रह जाएगा, नीचे वाले में कुछ नहीं करना है भाई, x + 3 x + 4 एज इट इज़ रह जाएगा, x + 4 x + 5 एज इट इज़ रह जाएगा, x + 2b और x + 2c एज इट इज़ रह जाएगा। क्लियर ना। अब बाबू अब छोटा सा ऑपरेशन है, उसको भी देख लो, क्लियर हो जाएगा वो भी। चलो वो भी कर लेते हैं हम लोग यहीं पर। क्या हो जाएगा, x और x क्या होगा, 2x, ये 2x कैंसिल हो जाएगा इनसे, 4 × 2 = 6 हो जाएगा, -6 कैंसिल, 0 हो गया बाबू, ये 0 हो गया।
यहाँ देखो x और x क्या हो गया 2x, 2x कैंसिल हो गया, 5 और 3 8, ये 8 कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या बनाया 0। x और x क्या हो गया बाबू 2x, 2x कट गया बाबू। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बना, देखो इस इक्वेशन को हम अलग से हल करेंगे। 2a + 2c माइनस का 4b, यही मिल रहा है ना, समझ में आ रहा है बात। और अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 × a + c माइनस का 2b, और a + c माइनस का 2b बराबर क्या होता है 0। तो ये निकल कर आएगा 2 × 0, और 2 × 0 का मतलब क्या होता है 0। तो इसका भी हल कितना निकल कर आ गया 0। और इसका मतलब तीनों जब वैल्यू R1 में तीनों का तीनों 0 हो गया तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। और यही आपका ऑप्शन नंबर, कितना नंबर ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा जो है 0। पहला ऑब्जेक्टिव डील हो गया, क्लियर। चलो इसको फटाक से नोट करो। अब ये इस चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन ये मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी में ये प्रश्न आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न A = देखो कितना कुछ तुमको ये एक प्रश्न सिखाता है, क्यों सिलेक्शन किया जाता है प्रश्न का और किस प्रकार होता है। पढ़ते पढ़ते तुमको खुद समझ में आने लगेगा कि प्रश्न में क्या सिमिलैरिटीज़ होती है। तुम खुद देखोगे कि हम प्रश्न संख्या तुमको प्रश्न के 16 नहीं बताए हैं। किताब ओपन करो और देखो कि प्रश्न संख्या 16 नहीं बताए। नहीं बताने पीछे क्या कारण रहा होगा। कारण ये रहा बाबू कि अगर तुम उसमें देखोगे कि तुमको भिन्न अगर चाहिए, मैंने मैट्रिक्स अगर तुमको चाहिए, वो तुमको 2 3 10 के रूप में मिल रहा है, 4 - 6 5 के रूप में मिल रहा है, 6 9 - 20 के रूप में मिल रहा है ना। और अगर तुमको x y z चाहिए तो 1/x 1/y 1/z मिल रहा है, जिसको तुम p q r या m n o वगैरह के रूप में मान सकते हो। मतलब वो बनाना आसान है, वो बनाया जा सकता है, इसलिए हम वो नहीं बता रहे हैं। लेकिन तुम इस प्रश्न को देखो, जब तुम इस प्रश्न को देखोगे ये प्रश्न कुछ अजीब सा लगेगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न तुम्हारे सामने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इनकाउंटर कर रहा है। लेकिन हम यकीन मानते हैं और हम तुमको यकीन दिलाते हैं कि अभी इसको बनाने के साथ ही ये प्रश्न उतना ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा कि जैसे कि अगली बार तुम फर्स्ट प्रायोरिटी में ऐसे प्रश्न को रखोगे और डील करोगे। क्योंकि ये एक प्रश्न सिर्फ एक सवाल तुमसे नहीं पूछेगा, ये 2-3 तरह का सवाल तुमसे पूछेगा। तुम्हारा जजमेंटल एबिलिटी भी देखेगा कि क्या तुम सच में जजमेंट कर पा रहे हो कि नहीं। सबसे पहले तो प्रश्न को ही समझना चाहिए। ऐसे वाले प्रश्नों को हम लोग अक्सर इग्नोर करते हैं। देखिएगा बाबू, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। हमको किसका वैल्यू निकालना है, हमको डेट ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूछ दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ द एलिमेंट ऑफ 2 से इनफाइनाइट, और देखो ये क्या क्लोज्ड इंटरवल। सी नंबर में बोला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ द एलिमेंट ऑफ वही 2 से 4 क्लोज इंटरवल। और नंबर डी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ द एलिमेंट ऑफ 2 to 4। अब ध्यान से देखेंगे बाबू क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बोला बाद में बात करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो भी हो, लेकिन कह रहा है कि अगर इसमें थीटा आ जाए, जो जैसा कि लग रहा है हालात देखकर थीटा आएंगे, तो थीटा आए तो थीटा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से लेकर के 2π के बीच में होता है। इसीलिए हम पहले ही ये वाला एक ग्राफ छोटा सा बना के रखे हुए हैं, और तुमको ये हम 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मतलब आपको थोड़ा बहुत समझा दिया गया है और तुम खुद समझते भी हो इसको कहाँ से कहाँ तक वैल्यू है। क्योंकि साइन का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री पे 0 होता है। फिर यहाँ पे π/2 पे जाके साइन का वैल्यू +1 हो जाता है ना। पाई पर साइन का वैल्यू क्या होगा 0 होता है। 3π/2 पे साइन का वैल्यू क्या हो जाता है -1 हो जाता है। 2π पे जाकर साइन का वैल्यू क्या हो जाता है, फिर से 0 हो जाता है। तो ये हमको मालूम है। अब हम डिटर्मिनेंट निकालें, तो अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे बाबू तो क्या होगा, 1 बाहर करेंगे। 1 जब बाहर करेंगे तो रिजल्ट में आएगा 1 sin थीटा माइनस का sin थीटा और प्लस में 1। फिर माइनस का sin थीटा रखेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा बाबू, माइनस का sin थीटा, इधर से आएगा sin थीटा, इधर आएगा -1 और 1। फिर बाबू प्लस का 1 बाहर करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा माइनस का sin थीटा प्लस का 1 माइनस का 1 और माइनस का sin थीटा। सही है ना। अब देखो ध्यान से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है 1 माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस का sin थीटा ब्रैकेट ओपन माइनस का sin थीटा और प्लस का sin थीटा, नीचे में प्लस का 1, रिजल्ट आ रहा है sin स्क्वायर थीटा और प्लस का 1। यहाँ से 0 हुआ बाबू वैल्यू, तो ये तो ख़त्म हो गया। हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेगा 1 + sin स्क्वायर थीटा एंड 1 + sin स्क्वायर थीटा, दैट इज़ 2 × 1 + sin स्क्वायर थीटा। एक ही जैसा वैल्यू 2 को मिल गया बाबू, और रिजल्ट में आ गया 2 + 2 sin
स्क्वायर का थीटा। सही है बात, एकदम सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको आराम से देखेंगे हम लोग अभी, है ना। अब हम थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा थिक भी कर रहे हैं ताकि थोड़ा साफ और स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आया है 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा। अब हम थीटा का कौन कौन सा वैल्यू उठाएंगे, जैसा कि मेरा प्रश्न सजेस्ट किया है। थीटा जो हम उठाएंगे 0 डिग्री उठाएंगे, थीटा हम उठाएंगे π/2, पाई और 2π, सब में वैल्यू रख के चेक करेंगे। ओके, तो पहले में लेट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 + 2 sin स्क्वायर, थीटा की जगह पर 0 डिग्री, 2 + 2 sin 0 का वैल्यू होता है 0, 0 का स्क्वायर बनेगा और रिजल्ट क्या निकल कर आएगा 2। ध्यान रखेंगे बाबू, थीटा इज इक्वल टू अब हम रख रहे हैं π/2, π/2 का मतलब 190 डिग्री 1 होता है, तो ये रिजल्ट आएगा 2 + 2 sin स्क्वायर, थीटा की जगह पर π/2, 2 + 2 sin π/2 यानी 1 का स्क्वायर, दैट इज़ 4। तीसरा बाबू, अब थीटा रख रहे हैं हम कितना, पाई रखेंगे ताकि पाई की कीमत चुकाई जा सके। तो 2 + नहीं भाई थोड़ा सा हंस लो, बहुत ख़तरनाक क्लास चल रहा है आज का। 2 + 2 sin पाई का वैल्यू, तो पाई का वैल्यू कितना होता है यहाँ चेक करो, पाई का वैल्यू 0 होता है, तो फिर से आप इसको लगा दो 0 का स्क्वायर और रिजल्ट क्या बन रहा है 0 का स्क्वायर, रिजल्ट क्या बन रहा है 2। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3। अब फिर से 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या रख दो, अब 3π/2 भी रख के देख लो, 3π/2 भी तो पाई के बाद आता है, 3π/2 देख लो यहाँ पे बीच में वो भी तो आता है, उसको भी रखेंगे, उससे क्या एतराज़ है। तो ये हो जाएगा 2 + 2 × 3π/2 की जगह पे क्या आ जाएगा -1 उसका स्क्वायर। तो 2 + स्क्वायर क्यों बन रहा है समझ में आ रहा है ना, sin स्क्वायर थीटा है इसलिए 10th क्लास में ऐसा वाला मैथ बनाने का रहता है। -1 का स्क्वायर क्या होगा प्लस में 1, तो 2 × 1 दैट इज़ रिजल्ट क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अगला क्या है, थीटा इज इक्वल टू क्या रखेंगे 2π, और 2π का मतलब क्या होता है 0, तो फिर से हो जाएगा 2 + 2 और यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा sin स्क्वायर 2π, दैट इज़ 2 + 2 sin π का वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर, रिजल्ट क्या आ गया 2। नंबर 5 हम देख रहे हैं कि जो मेरा वैल्यू है वो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, यही आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरा वैल्यू किसके किसके बीच में भटक रहा है, 2 और 4 के बीच में भटक रहा है, 2 और 4 के बीच में भटक रहा है ओपन इंटरवल के साथ। ध्यान रखें, क्लोज के साथ ध्यान रखेंगे बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको एकदम हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे। भूल से भी इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक मेरा थीटा है। तो मेरा थीटा जो है वो 0 से लेकर के 2π के बीच में है, 0 से लेकर के 2π के बीच में मेरा थीटा है। यहाँ से ओपन बाबू, ये वाला जो है वो 0 के बराबर, ये पैक्ड नहीं है, 0 से बड़ा या बराबर दोनों लेके चल रहा है, इसलिए इंटरवल ये चलेगा, इस इंटरवल पे काम होगा। इस इंटरवल पे हम पढ़े हैं 11th क्लास में बाबू, जब ऐसा सिंबल ऐसा सिंबल दोनों साथ चल रहा था, तो अगर ध्यान हो तुमको तो हम इस इंटरवल का इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा वाला सिंबल इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। थीटा रखने का तरीका देखें ना, बस इतना हो गया क्लियर, समझ गए आप, इतना सा रिवीजन कर लेंगे बाबू याद से। और अब हम डिटर्मिनेंट को ये कह सकते हैं कि आज डिटर्मिनेंट कंप्लीट हुआ, आज 10/4/22 को डिटर्मिनेंट मेरे नज़रिए से कंप्लीट होता है। और थैंक यू, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि थैंक यू इतना लंबा वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ वीडियो का लिंक किसी और के साथ आप शेयर नहीं करेंगे, किसी से भी नहीं। ओके, बाय।